Okay guys, once again welcome back to Quanta and myself Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur, and this is lecture number 4 on statistical mechanics, and here we are going to discuss problems on random walk. And बता दूं कि जो थ्योरी है रैंडम वॉक की वो अप टू लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ वी विल डू प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स विल बी ऑन 1D रैंडम वॉक इन 1 डायमेंशन एंड 2D एंड 3D. क्लियर है? ये जो पार्ट है वहाँ पर नेट में क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आता है, बट मैंने इसका थ्योरी पढ़ा दिया, बट इनका थ्योरी नहीं पढ़ाया. तो अब इसको फिर बिना थ्योरी कैसे करेंगे, तो एक ट्रिक है, वो मैं जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो मैं बता दूंगा कि ये रैंडम वॉक 2 डायमेंशनल है, आप खुद भी समझ जाओगे और फिर उसको क्वेश्चन को करेंगे. वो ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी है और मामला फिनिश. ठीक है, चलो मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं. ठीक है, और जो स्पेसिफिकली जो ध्यान रखना है वो ये है कि रैंडम वॉक का क्वेश्चन है, ये बात समझनी है पहले. कैसे? एक तो ये है कि रैंडम वॉक खुद ही लिखा हो या फिर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो भी हमने अभी तक समझा है उस चीज़ के बिहाफ पर. ठीक है, चलो मूव करते हैं. तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ए 1 डायमेंशनल रैंडम वॉकर. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए. ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज मैटर करेगी तो क्वेश्चन लिखना जरूरी है. ए 1 डायमेंशनल रैंडम वॉकर, 1 डायमेंशनल, अब साथ साथ लिखते चलें. रैंडम वॉकर takes steps to left or right with equal probability. Takes steps towards left and right, with equal probability. Next है the probability that the random walker starting from origin, the probability that the random walker, साथ साथ लिखते रहना यार, मैं इसीलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको रोकना ना पड़े वीडियो. ठीक है ना, ये बेस्ट वे है. द रैंडम वॉकर, क्लास का फील भी आएगा. रैंडम वॉकर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, is back to origin, after n steps. But after n even number of steps, after n even number of steps is. ठीक है, ये क्वेश्चन है, वहाँ पर 4 ऑप्शंस भी हैं और गेट 2005 का है. अब जाके अपनी असाइनमेंट सीट पे भी आप देख सकते हो इसको. गेट वाला जो पोर्शन है ये है स्टेट मैक का 2 असाइनमेंट है, उसमें फर्स्ट वाले में है ये. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 21, असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन 21. ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो, हालांकि लिख दिया. अब पढ़ो इसको. ठीक है, ए 1 डायमेंशनल रैंडम वॉक लिखा आ गया तो हमको अब ज़्यादा मतलब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. सीधा रैंडम वॉक टॉपिक पे चले जाते हैं. जो भी हमारा स्टफ है, हमारे पास टूल बॉक्स है, वहाँ से इसको करेंगे. ठीक है, पढ़ते पहले. ए 1 डायमेंशनल रैंडम वॉकर टेक्स स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी P एंड लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी Q. अब दोनों इक्वल है, आपको पता है ना, P + Q = 1 होता है, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी होती है रैंडम वॉक में. तो दिस इज हाफ एंड दिस इज ऑल्सो हाफ. बिल्कुल क्लियर है. फर्स्ट लाइन, द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वॉकर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है. ये x = 0 अगर मैं ले लूँ और ये x एक्सिस ले लूँ. x एक्सिस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसने 1 डायमेंशनल बोला था. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इज बैक टू ओरिजिन, वापस से यहीं पर आ जाए आफ्टर n स्टेप्स एंड n इज इवन. ठीक है,
आफ्टर n स्टेप्स इट इज बैक टू दिस थिंग। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट को आप x से डिनोट करते हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है x इक्वल टू एम एल, तो आप ये भी बोल सकते हो कि m इक्वल टू 0 है, ठीक है। और उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इस चीज़ की, तो प्रोबेबिलिटी दैट ये वापस से रिटर्न हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, ठीक है। तो m इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले तो m इक्वल टू होता क्या है, n1 माइनस n2, दैट थिंग इज 0, इट मीन्स n1 इक्वल टू n2 है। और एज यू नो n1 प्लस n2 क्या होता है, कैपिटल N। तो अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब n1 इक्वल टू क्या हो गया, n/2, और n2 भी क्या हो गया, n/2। इन दोनों इक्वेशन से इससे और इससे ये चीज़ आ जाएगी, बराबर है ना दोनों, तो इसका मतलब n/2 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ये निकाल दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n1 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, ये निकाल दो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट निकाल दो, या फिर ये निकाल दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिस्प्लेसमेंट 0, खुद वापस से ओरिजिन पे आ जाए घूम फिर के आफ्टर n स्टेप्स। ये जरूरी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n1 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट आउट ऑफ n टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ n2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट आउट ऑफ n टोटल स्टेप्स, ये चीज़ है। ये इसको आप w से डिनोट करते हो, तो w मैं एक सिंबल ले लेता हूँ, दिस इज ऑल्सो WN। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आउट ऑफ n बात हो रही है, ठीक है। ये भी वन सेकेंड WN एंड x इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता ही है, तो WN n1 क्या होता है, NC n1 p का पावर n1 एंड q का पावर n माइनस n1, एंड ऑब्वियसली n माइनस n1 इज n2, तो NC and n1 is what, n/2, so n/2 and p का पावर यानी कि हाफ का पावर n1 and this is once again हाफ का पावर n माइनस n1। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि n माइनस n1 n2 है, तो ये n/2 हो जाएगा, और n1 भी n/2 है, तो ये n/2 हो जाएगा। तो हाफ की पावर क्या हो गया, NC n/2 हाफ का पावर n/2 जुड़ के n। दिस इज योर आंसर, ओवर एंड आउट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि मैंने टाइम लिया समझाने के लिए, बट आपको ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, एंड दिस इज गेट 2005, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कोई डाउट हो तो आप बता देना। जहाँ पर ऑप्शन की जरूरत होगी मैं वहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर ऑप्शंस की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। Now let's move on next question है कंसिडर ए रैंडम वॉकर, क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, कंसिडर ए रैंडम वॉकर, वंस अगेन रैंडम वॉकर लिखा आ गया, रैंडम वॉकर ऑन ए स्क्वायर लैटिस, ऑन ए स्क्वायर लेटिस। अब एक बात बता दो, स्क्वायर लेटिस कैसा होता है, हालांकि एक बार क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ऑन स्क्वायर लेटिस एट ईच स्टेप द वॉकर मूव्स, एट ईच स्टेप द वॉकर मूव्स to a nearest neighbor site with equal probability, to a nearest neighbor site with equal probability, ठीक है। and for each of the four sides, for each of the four sides. Next is the walker starts at the origin. The walker starts at the origin. Starts at the origin. And
takes 3 steps and takes 3 steps, the probability that during this walk no site is visited more than once. No site is visited more than once. Is ऑप्शंस हैं आपके 12/27 and next is 27/64, third is 3/8 and fourth one is 9/16. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब देखते हैं. पहली बात तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एक बात यार ये जरूर बताना, ये जो तरीका है मुझे आई थिंक बेटर है, मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन लिख के वीडियो बंद करना पड़ेगा अदरवाइज. ठीक है, ये आई थिंक बेटर है. इसमें आप भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर पाओगे. नोट्स में क्वेश्चन होने चाहिए, यहाँ पे आप सीख लोगे वो ठीक है, बट नोट्स में क्वेश्चन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो उस टाइम वो क्वेश्चन वहाँ नहीं होगा तो दिक्कत होगी. ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़, मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ. तो कंसिडर ए रैंडम वॉकर ऑन ए स्क्वायर लेटिस. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2D रैंडम मोशन. स्क्वायर लेटिस, वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, अलोंग ए लाइन मोशन नहीं है, ऑन ए स्क्वायर लेटिस. ऑन जब भी आ जाए ना तो 2D को रिप्रेजेंट करते हैं. अब स्क्वायर लेटिस क्या होता है, देखो मैं बना देता हूँ. स्क्वायर लेटिस ऐसे होता है, और तो ज़्यादा आपको सॉलिड में समझ में आएगा, बट अभी एक बार समझ में आ गया. ये स्क्वायर लेटिस है, स्क्वायर से यहाँ पर, और इनको लेटिस साइट बोलते हैं. ठीक है, इनको लेटिस साइट बोलते हैं. और ये जो डिस्टेंस है दो लेटिस साइट के बीच में, जिसको ए लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं, लैटिस कांस्टेंट. तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2D रैंडम वॉक. अब क्या है सीन देखो. कंसिडर ए रैंडम वॉकर ऑन ए स्क्वायर लेटिस. यहाँ पर आपने उसको कंसिडर करना है, इस पे मूवमेंट करेगा वो. ठीक है, एट ईच स्टेप द वॉकर मूव्स टू ए नियरेस्ट नेबर साइट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द 4 साइट्स. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर है ओरिजिनली शुरू में. तो अब देखो नियरेस्ट नेबर साइट कौन कौन है, ये 4 है. तो इन चारों पर वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ में मूव करता है. वापस से पढ़ी. एट ईच स्टेप, एक स्टेप लेगा तो यहाँ से यहाँ पर आ जाए. मैं एक बार एग्जांपल भी दे देता हूँ. ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाए. एट ईच स्टेप द वॉकर मूव्स टू ए नियरेस्ट नेबर साइट. नियरेस्ट नेबर साइट यही है 4 ही. ठीक है, क्योंकि देखो ये 4 ही है. कहाँ से, यहाँ से शुरू किया मैंने. हाँ, ये है 4. ये जो साइट है वो इसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा है. ये है आपका a और ये हो जाएगा √2a. स्क्वायर है तो आप समझ सकते हैं, ये a और ये a, तो ये √2a होगा. ठीक है, तो ये नियरेस्ट नेबर साइट नहीं है, जस्ट 4 ही आपकी ये नियरेस्ट नेबर साइट है. इसके अलोंग अगर बात करूँ तो, इसके अबाउट बात करूँ तो ये 4 है. ठीक है, इन पर वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ मूव करता है. फाइन. द वॉकर स्टार्ट्स एट द ओरिजिन एंड टेक्स 3 स्टेप्स. ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है. आप कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन ले लो. मैं इनको वापस से थोड़ा मतलब नॉर्मल बना देता हूँ. ठीक है, और मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ. वॉकर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड टेक्स 3 स्टेप्स. n = 3 है, टोटल 3 स्टेप लेता है. ठीक है, और द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग दिस वॉक नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस. नो साइट विजिटेड मोर देन वंस मतलब ये है कि इस जर्नी में, इस वॉक में वो एक बार जिस साइट पे चला गया ना उस पर वापस नहीं जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर से स्टार्ट किया उसने, और अगर वो यहाँ पर चला गया, हालांकि चारों साइड में कहीं पे भी मूव कर सकता था वो. ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की. लेट यहाँ पे चला गया तो यहाँ से वो जो नेक्स्ट स्टेप लेगा, एक स्टेप तो उसका नेक्स्ट स्टेप लेगा तो वो वापस इस यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस.
इज विजिटेड मोर देन वंस। इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या होगा, उस 3 स्टेप ले रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जब भी 2D रैंडम वॉक का होगा तो एक सीधा सा फंडा है, उससे क्वेश्चन हो जाता है। तो फंडा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो इस स्पेस में बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ पे उसको क्वेश्चन को कर लेंगे। फंडा ये है, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी प्रोडक्ट ऑफ देखो प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ अलाउड वेज डिवाइड बाई टोटल वेज, टोटल पॉसिबल वेज फॉर ईच स्टेप। समझना एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ अलाउड वेज डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल वेज फॉर ईच स्टेप। तो इन सब का प्रोडक्ट करना है हर स्टेप के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक बार समझाता हूँ, हर स्टेप के लिए आपको यहाँ पर अलाउड वेज देखना है फर्स्ट स्टेप के लिए, और टोटल वेज देखना है इनटू अलाउड वेज टोटल वेज स्टेप 2 के लिए, स्टेप 3 के लिए अलाउड वेज टोटल वेज, ठीक है। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, अब ये पूछो कि ये कैसे आया, क्या 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 जुगाड़ बिठाया आपने, तो ज़्यादा उसमें जाओगे तो बहुत बड़ा सीन सा क्रिएट होगा, दुखी होगे बेफालतू में। सीधा सा है, क्वेश्चन कर लो, सही है कि नहीं है। सारे क्वेश्चन हो जाने को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 के लिए, स्टेप 1 में यहाँ पर है ओरिजिन पे, और अलाउड वेज क्या क्या है, यहाँ से मतलब कि कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो 4 अलाउड वेज है। रिस्ट्रिक्शन है ना इस पे कि कोई भी साइट दोबारा विजिट नहीं करना चाहिए। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टार्ट कर रहा है जर्नी यहाँ से ओरिजिन से, तो ये चारों जगह पे ही जा सकता है। तो 4 अलाउड वेज है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है जिन पे ये जा सकता है, वो भी 4 है, तो 4/4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब इनमें से कुछ ही एक को मान लो कि भाई वो वहाँ पे जा चुका, एक स्टेप ही लेगा, वो सारे तो लेगा नहीं। तो मैं मानना कि यहाँ वो आ गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब राइट नाउ वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर है राइट नाउ। अब यहाँ से वो इधर तो आ नहीं सकता है, यहाँ जा सकता है, मैं यार ऐसे नहीं करता हूँ, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। अलाउड वेज है 3 उसके पास में, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पे वापस नहीं आ सकता। बट पॉसिबल वेज अगर ये कंस्टेंट नहीं होता तो 4 वे थे उस पर, ठीक है ना। स्टेप लेने के 4 वे है, तो टोटल वे तो जो पॉसिबल है वो 4 है, बट जो अलाउड है वो सिर्फ 3 ही है वहाँ पे, ठीक है। अब लेट इनमें से किसी एक स्टेप पे आ जाए, तो लेट यहाँ से वो यहाँ पर आ जाए, इस स्टेप को ले ले, तो मैं इन 2 को मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके 2 स्टेप हो गए, उसको 3 स्टेप लेने हैं। अब थर्ड स्टेप में वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वापस से उस साइट को विजिट करना नहीं है उसको। यहाँ आ सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आया नहीं है ना, शुरुआत यहाँ से की है उसने, मैं गोले लगा देता हूँ। यहाँ पे आया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और थर्ड में अब वो इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है और इस पे जा सकता है, यहाँ नहीं आ सकता। वंस अगेन यू कैन सी देयर आर 3 अलाउड वेज जहाँ से वो मूव कर सकता है। तो 3 अलाउड वेज, एंड ओबियसली टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, 3 तो ये अलाउड है और एक ये फॉरबिडन वे है, तो टोटल पॉसिबल वेज 4 है। ये आपका आंसर है। आपको सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट है। अब वापस से पढ़ लो एक बार, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ अलाउड वेज एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल वेज फॉर ईच स्टेप, ठीक है। तो P = 4/4, जो शुरुआत का स्टेप ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो चारों तरफ ही जा सकता है, पॉसिबल वेज एंड अलाउड वेज दोनों 4 और 4 है। सेकंड स्टेप लेने, फर्स्ट स्टेप लेने के बाद में वो यहाँ पर है, यहाँ के बाद में वो यहाँ पर तो वापस नहीं आ सकता, बट 3 उस पर वेज हैं जहाँ पर वो मूव कर सकता है, तो 3 अलाउड वेज, 4 पॉसिबल वेज। आप देख लो एक बार कितना हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, 9/16। ये आपका आंसर है, एंड ऑब्वियसली दिस इज इन ऑप्शन 4, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और कराता हूँ जो कि 3D में होगा, ठीक है। 3D में देखो बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन पाता है तो हमसे, या फिर 2D में एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो डायग्राम नहीं बन पाए शायद मेरे से 3D का, बट मैं कोशिश करता हूँ और शायद आप समझ भी पाओगे, ठीक है। तो वो खुद से क्वेश्चन जनरेट करते हैं और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलो मूव करते हैं, और लैंग्वेज सेम रहेगा,
तो मैं लैंग्वेज मिटा देता हूँ। लैंग्वेज हमेशा यही रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि वापस से उस साइट को विजिट नहीं कर सकता जिस पे वो एक बार जा चुका, ठीक है। और स्क्वायर लेटिस देगा या हेक्सागोनल लेटिस दे देगा, इस टाइप का कुछ भी। तो अभी एक हेक्सागोनल लेटिस लेते हैं और फिर देखते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा आगे का डिस्कशन है, आप क्वेश्चन नंबर 3 बोल देना उसको। कंसेप्ट आई थिंक क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन हेक्सागोनल लेटिस का हो तो हेक्सागोनल लेटिस में क्या होता है कि आपका, एक बार मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी उतारना मत आपका ना, थोड़ा कोशिश करने दो एक बार। ये मत बोलना क्या चांद तारे खिला दिए, लेटिस ऐसे बनता है, ठीक है। तो अभी जैसे अगर इसको इससे मैच करा दें, इससे मैच करा दें, और नो ये तो एक रहेगा, वापस से ये भी रहेगा, यहाँ पे रहेगा। कोई ना, अपन ऐसे करते हैं, रुक जाओ एक बार। सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो गई है ना। वेट 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 वेट, नहीं रे, पता ही नहीं क्या ही बन गया। सट वैसे बनाते हैं जैसे बेंजीन रिंग बनाते थे 12th में, और एक बार हेक्सागोनल लेटिस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है ना। इसे एक बार बेंजीन रिंग बना दिया, फिर ऐसे बना दिया। इजी था यार ये तो बनाना ना, खामखाई में दिमाग लगा रहा था मैं। केमिस्ट्री क्लास नहीं है। इस टाइप का लेटिस है हेक्सागोनल लेटिस। अब एडजस्ट कर लेना यार इतना तो, ठीक है। चलो अभी इस टाइप का लेटिस है, और इसमें वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा। लेट यहाँ से स्टार्ट करे वो, इसको मैं ओरिजिन ले लूँ, और वो 3 स्टेप ले सकता है, ठीक है। वंस अगेन 3 स्टेप ले सकता है, और प्रोबेबिलिटी निकालना है। और कंस्टेंट वही है कि वो वापस से उस साइट को विजिट नहीं करेगा वापस से, जिस पे एक बार जा चुका है, ठीक है। तो लेट वो स्टार्ट यहाँ से करता है ओरिजिन से, और अभी कितने पॉसिबल वेज है, नियरेस्ट नेबर साइड पे मूव करना है उसको, ठीक है। नियरेस्ट नेबर साइड पे मूव करना है, तो ये सब ए लेंथ ही तो है, 3 पॉसिबल वे है, और कोई वे है नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, बाकी ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ये सब डिस्टेंस ज़्यादा है, सिर्फ ए यही है। तो 3 पॉसिबल वेज है, और 3 पॉसिबल वेज है, अलाउड वे भी 3 ही है, ठीक है। सेकंड स्टेप में लेट वो है ना यहाँ पर आ गया, कहीं पे भी ले लो, चलो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ उसको, और गोला लगा देता हूँ कि यहाँ पर आ गया, इनको हटा देता हूँ मैं। यहाँ से वंस अगेन वो बैक साइड तो नहीं जा सकता, एक यहाँ आ सकता है, नियरेस्ट नेबर साइड 2 है अभी, ये है और ये है। तो अभी जो पॉसिबल वेज है वो, वैसे तो टोटल जो पॉसिबल वे हैं वो तो 3 है, यहाँ पर और यहाँ पर, बट ये फॉरबिडन है क्योंकि वापस से उस जो साइट पर ये था ऑलरेडी वहाँ नहीं जा सकता। तो अलाउड वेज 2 है। अगेन नेक्स्ट स्टेप में लेट यहाँ से ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये स्टेप लिया है इसने, ये वाला नहीं लिया। तो 2 स्टेप हो गए, 1 एंड 2। थर्ड स्टेप में उसके पास वंस अगेन ये और ये 3 टोटल पॉसिबल वेज है, बट वो यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ प्रीवियसली विजिटेड साइट है, ये यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पर और यहाँ जा सकता है। तो दो वहाँ पर पॉसिबल, 2 अलाउड वे है एंड 3 पॉसिबल वे है। सो आंसर इज 4/9। तो वंस अगेन दिस इज 2 डायमेंशनल रैंडम वॉक,
एंड फॉर हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो क्वेश्चन को। अब ऐसा ही कुछ 3D में डिजाइन कर दे वो स्ट्रक्चर, तो ये प्रोग्राम तो करना ईजी है आपके लिए। तो मैं एक बार 3D की और कोशिश करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं अगर कुछ बन जाता है डायग्राम ढंग से तो हम विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। मैं क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ, साथ देना यार, अब बन जाए तो ठीक है, ना बने तो भी हंसना नहीं है। ये सॉलिड पड़ा है अभी बहुत टाइम हो लिया। ठीक है, और नियर बाई और बनाते हैं। सही है ना। हाँ, और सामने की साइड में और बनाते हैं, पीछे एक और बनाते हैं भाई, यहाँ पे साइड में। क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे आएंगे नहीं, आने को तो कुछ भी आ जाएगा। हमें सीखने में क्या दिक्कत है, जब तक कर सकते हो कोशिश करना चाहिए बनाने की। नहीं, ये तो बन गया एक, 3 बन गया मतलब, है ना। अब 3 बैक साइड होंगे और 3 ही फ्रंट साइड होंगे, जो कि टफ है बनाना, बट मैं कोशिश करता हूँ। और साथ देना। समझ नहीं आया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या बना दिया, क्योंकि चित्रकारी में देखो हाथ थोड़ा तंगी है, गड़बड़ हो गई लगती है। बट थोड़ा डिफरेंट तो रखना ही पड़ेगा ना अपने को, थोड़ा हटा के रखना पड़ेगा इससे। इसको कहाँ जोड़े, इसको भी कहीं ना कहीं तो जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। तो थोड़ा सा तो हुआ है कि ये और ये रखा है आगे। ठीक है, अभी चलो एक बार कोशिश करते हैं, शायद यार मुझे लग नहीं रहा समझ आ जाएगा इसमें। विजुलाइज कर लेंगे। ठीक है, एक मैं साइड में कर लेता हूँ और थोड़ा विजुलाइज कर लेंगे। क्वेश्चन तो करेंगे, अब तो मन में आ गया तो करेंगे। विजुलाइजेशन कर लेंगे रूम का लेके। ठीक है, लेट वो एक क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, और उसमें वो कहीं एक ओरिजिन पे है। ठीक है, और अब वो 3 स्टेप लेता है। तो वंस अगेन सेम कंस्टेंट है कि वो वापस से जो प्रीवियसली जो लोकेशन है, जो साइट है, वहाँ पर नहीं जा सकता। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, देखो, लेट वो यहाँ हो स्टार्टिंग में। अब वहाँ पर कितने उस पर पॉसिबल वेज है फर्स्ट स्टेप में। एक तो आपको ये दिख ही रहा है सामने, एक ये दिख रहा है 2, और एक ये दिख रहा है 3। अब एक तो यहाँ बैक साइड में भी तो होगा, और एक इसके साइड में भी होगा यहाँ पर। ठीक है, और एक नीचे भी होगा इसके। ठीक है ना, ये तो जस्ट उसका ग्राउंड ही तो है नीचे। ठीक है, एक नीचे भी होगा, तो नीचे भी वो होगा ना इसके। समझो यार एक बार थोड़ा सा, जैसे मान लो ये वाला कॉर्नर है, अभी कैसे समझाऊँ यार, रूम में क्लास में होते तो समझा देता मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें सी 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 सी, हाँ कुछ तो करेंगे। लेट वो यहाँ था, ठीक है, यहाँ था फर्स्ट, अब अच्छे से दिखेगा। यहाँ था तो एक तो ये वे है, ठीक है, एक ये वे है। अब क्यों मान के चले, ऐसे बड़ा नहीं माने इसको ना। 2 1 2 3, और नीचे होगा 4, और एक यहाँ होगा 5, और नीचे हो गया, यहाँ हो गया, और एक यहाँ होगा 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओबियसली 6 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो पॉसिबल वेज है 6 है, और उसके बाद भी 6 है, और फिर नेक्स्ट मतलब जो अलाउड वेज है वो भी 6 है। नेक्स्ट स्टेप में वंस अगेन क्यूबिक लैटिस है, 6 ही रहने, पॉसिबल जो टोटल है वो तो 6 ही रहने, पॉसिबल सिर्फ 5 रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में भी 5 रहेंगे अलाउड और टोटल रहेंगे 6। थोड़ा मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। अब ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले वाले क्वेश्चन से भी, और वैसे भी आप विजुलाइज करोगे ना तो यही मिलेगा आपको। मैंने कर लिया माइंड में, तो क्योंकि एक ही तो ऐसे क्यूबिक लैटिस में हमेशा उस पर एक पॉइंट से 6 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब एक ने आपने ऑफ कर दिया तो 5 अलाउड वे हो जाएंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेप में भी सेम कहानी है, तो 5 अलाउड वे 6 पॉसिबल वे, ये प्रोबेबिलिटी होगा। तो 25/36 हो गया क्वेश्चन। लेट्स यस वी हैव डन इट। एक्स का जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये 3D का क्वेश्चन हो गया, ये 3D का क्वेश्चन हो गया। इस कंसेप्ट सेम रखना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अभी आपके 2-4 क्वेश्चन हो गए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो कुछ भी स्ट्रक्चर बना के आपको बोलता है कि ऐसे ऐसे कंस्टेंट है, और फिर आपको बात करनी होती है उससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, yes, a random walker takes a step of unit length. क्वेश्चन है, a random walker takes a step of unit length, step of unit length, साथ साथ लिखते रहे, unit length in the positive direction with probability 2/3. In the positive direction, in the positive direction with probability 2/3, and a step of unit length in the negative direction with probability 1/3, and a step of unit length in negative direction with probability 1/3। ऑब्वियसली यही होना था, पर फिर भी मैंने लिख दिया ना। नेक्स्ट है द मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर, द मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर after n steps is, after n steps is, ऑप्शन है वहाँ पर। फर्स्ट है आपका n/3, n/8, n/3, n/8, एंड थर्ड ऑप्शन है 2n/3, फोर्थ वन इज 0। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट दिसंबर 2014, ठीक है। नेट का क्वेश्चन है, अब आप पढ़ो इसको। रैंडम वॉकर साफ साफ बोल दिया, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी तो क्लियर है कि अब रैंडम वॉक का जो स्टेप है, जो टूल बॉक्स है, वहाँ चले जाओ। पढ़ते आगे। रैंडम वॉकर टेक्स ए स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ। स्टेप लेंथ क्या है इसका? L = 1, ठीक है। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद प्रोबेबिलिटी 2/3, तो इसका मतलब P दिया हुआ है आपको 2/3, एंड ऑब्वियसली P + Q = 1 होता है, तो Q = 1/3 होगा ही होगा। बट इसने फिर भी बोला, इसको पता था ये बात तुम जान लोगे, तो भी बोला इसने, एंड स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन नेगेटिव डायरेक्शन विद प्रोबेबिलिटी 1/3। ये अगर ओरिजिन है तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, क्योंकि एक्स एक्सिस है प्लस एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव डायरेक्शन मान लो, ठीक है। तो इस हिसाब में यानी कि लेफ्ट और राइट वाला ही सिस्टम है, तो राइट में लेने की प्रोबेबिलिटी 2/3, एंड इसलिए मैंने P को 2/3 लिखा, और लेफ्ट में लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3। चलो मूव करते हैं। देन मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर आफ्टर n स्टेप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है? n। और मीन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। मीन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना है भाई? मीन डिस्प्लेसमेंट मतलब x का मीन चाहिए। अब x = क्या होता है? ml। x का मीन चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को, x का मीन चाहिए। x = होता है ml, x का बार मतलब ml का बार, और l तो कांस्टेंट है, तो m बार × l, और l = 1 है क्योंकि यूनिट स्टेप लेंथ बोला है, तो ये हो गया m बार ही, क्योंकि l = 1 गिवन है।
अब m बार क्या, m क्या होता है, m होता है n1 माइनस n2, और इसका बार बोले तो इसका बार और इसका बार क्या होता है, राइट में स्टेप्स लेने की प्रोबेबिलिटी, राइट में स्टेप लेने की का एवरेज, नंबर ऑफ स्टेप्स का एवरेज, ये होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। यहाँ पर n दिया हुआ है, स्मॉल n दिया हुआ है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, तो स्मॉल n इंटू पी माइनस ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इंटू क्यू, लेफ्ट में स्टेप लेने का प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया एन पी माइनस क्यू। और बस तो फिर यही एक्स बार है आपका, यहाँ से दिख रहा है आपको, तो एक्स बार क्या हो गया, एक्स बार इक्वल टू हो गया एन पी माइनस क्यू, पी इज वाट 2/3 माइनस क्यू, क्यू इज वाट 1/3, तो दिस इज वाट 2 माइनस 1 1/3, तो n/3 एंड n/3 इज हेयर, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, मीन डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ये तो आपका हो गया इज, और देखो आपको कुछ खास एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो पढ़ा है उसी से हो जाते हैं। और नेट का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं आराम से, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा, और 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये, आप समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर हम टारगेटेड तैयारी करें ना, मतलब स्टेट को अपना पावरफुल बना के रखें, तो आराम से नेट में स्कोर कर पाएंगे आप। और स्टेट में सीरियसली बोल रहा हूँ, आ जाते हैं, 15 मार्क्स का पेपर में आता है, 15 मार्क्स आ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा एडवांस करता हूँ, यानी कि इसने सिर्फ मेन डिस्प्लेसमेंट पूछा, मैं कुछ और भी पूछता हूँ, लाइक लिखता हूँ मैं, ये तो पार्ट 1 था जो इसने पूछा, अब अपन कुछ और पूछते हैं इससे, तो ऐड करते हैं इसी में, आप बी पार्ट डाल देना। तो आप यहाँ पे मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ये पूछा होता, तो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी क्वेश्चन को वो और लैंग्वेज में बोल सकता था, क्या कि फाइंड आउट वेरिएंस, क्या, वेरिएंस इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेरिएंस इन डिस्प्लेसमेंट। और क्या बोल सकता था, एक और वे में पूछ सकता था, और फाइंड आउट डिस्पर्जन इन डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता था। अब बताओ, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है भाई, डेल्टा एक्स का स्क्वायर और इसका मीन, इसी को तो बोलते हैं, पहले मीन पढ़ा जाता है, मीन स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट, एक्स की बात हो रही है। अब ये क्या होता है, देखो अब अगर आपको ध्यान हो, ये होता था 4npq इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और यूनिट लेंथ, मतलब स्टेप लेंथ यूनिट है, तो L इक्वल टू 1 गिवन है। ये अब आपको फॉर्मूला मैं ऑलरेडी मतलब लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, 4n टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ पर स्मॉल n गिवन है, p इज 2/3 एंड q इज 1/3, और L स्क्वायर तो 1 हो ही गया। अब देख लो क्या हो जाना है, ये ऊपर हो गया 4 × 2 8n/9, सही है ना, 4 × 8 सही है, ये आपका आंसर हो गया। तीनों क्वेश्चंस का सेम आंसर होता। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता, यहाँ पे आई थिंक दिख जाएगा आपको, सी फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्प्लेसमेंट, तब क्या हो जाता, सिग्मा पूछा आपसे, सिग्मा एक्स क्या हो जाता है, वेरिएंस का रूट, वेरिएंस क्या है आपका 8n/9 इसका रूट, ठीक है। तो ये जो भी आता आपका आंसर हो जाता। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर लेते, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और अभी तक तो आपको दिक्कत हुई नहीं है कहीं पे, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V, क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V containing n molecules, वॉल्यूम V
containing n molecules of an ideal gas is divided by a wall with a hole into two compartments, ठीक है. And next is, if the volume of the smaller compartment is V by 3, if the volume of the smaller compartment is V by 3, the variance of the number of particles, in it is, the variance of number of particles in it is, and options हैं n by 3, बी ऑप्शन है 2n by 9, सी ऑप्शन है √n, एंड डी ऑप्शन है √n by 3. तो अब पढ़ते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन हो गया आपका, लिख लो आराम से. और एक यार ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आई थिंक बेस्ट वे है, इसमें आप साथ साथ लिख पाओगे, है ना. मुझे अच्छा लग रहा है यार, मेरे को भी दिक्कत नहीं हो रही इसमें. तो अभी पढ़ते हैं. ए बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V कंटेनिंग n मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस. कभी भी है ना क्वेश्चन को पढ़ो तो या तो माइंड में विजुलाइज करो, अगर अभी कच्चे खिलाड़ी हो तो लिख के विजुलाइज करो. तो साफ साफ दिख रहा है क्या है कि एक बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V है जहाँ पर n मोलिक्यूल्स है और आइडियल गैस के हैं. आइडियल गैस का मतलब होता है कि नॉन इंटरेक्टिंग है, ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग है. आइडियल गैस का मतलब ये है यहाँ पर. तो n मोलिक्यूल्स हैं और इसका वॉल्यूम V है. क्लियर है. इज डिवाइडेड बाय ए वॉल विद ए होल इनटू टू कंपार्टमेंट्स. एक वॉल है उससे डिवाइडेड है और उस डिवाइड जो वॉल है उसमें होल है और इसलिए दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है. और इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कंपार्टमेंट इज V by 3. तो इस टाइप से कोई वॉल है इसमें और जो स्मॉलर कंपार्टमेंट है उसका वॉल्यूम है V by 3, जिसमें यहाँ बना दूँ कि ये वॉल है, ठीक है, आप देख लें. और इसमें ये होल है, होल को मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ. और ये जो स्मॉलर है इसका वॉल्यूम V by 3 है, टोटल वॉल्यूम V है, ठीक है. द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट इज. तो वेरिएंस ऑफ पार्टिकल, वेरिएंस क्या होता है भाई? वेरिएंस होता है, अब वेरिएंस देखो, आपने एक बार तो n1 का देखा था. मैं रैंडम वॉक को ड्रंक पर्सन से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है. पहले तो रैंडम वॉक का क्वेश्चन है, इस बात को ही समझो. जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है और हर एक पार्टिकल का रैंडम मोशन है. कोई इस वॉल्यूम में हो सकता है, कोई इस वॉल्यूम में हो सकता है, ठीक है. तो इसीलिए उसने आइडियल गैस बोला कि इंटरेक्ट नहीं हो रहे वो आपस में, और कोई कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए उसने होल बोला, ठीक है. तो अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पर इस छोटे वॉल्यूम में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है पार्टिकल की, और बड़े वॉल्यूम में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है. दो केस हो गए कि नहीं हो गए, कि इस वॉल्यूम में और इस वॉल्यूम में. छोटे वॉल्यूम में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको ये राइट में है ना, तो इसको मैं क्यू मतलब P बोल देता हूँ. बड़े वॉल्यूम में रहने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली देखो ये वॉल्यूम कितना है 2V by 3, 2V by 3 है बड़ा वाला वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 by 3. और Q जो लेफ्ट में जो स्मॉलर वॉल्यूम है उसमें रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 by 3V by V, यानी कि 1 by 3. वैसे भी देख सकते हो कि 1 by 3 पार्ट है, ये 2 by 3 पार्ट है, तो 2 by 3 प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर 1 by 3 प्रोबेबिलिटी. अब है द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स है n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट इज.
यहाँ पर कोमा हो रहा है वहाँ पे। तो जो छोटे, इफ द वॉल्यूम ऑफ, पूरा पढ़ते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कंपार्टमेंट इज v/3, द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट इज, ये जो इट है ना वो छोटे कंपार्टमेंट के लिए यूज हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है छोटे कंपार्टमेंट के लिए। मैं इसको n2 बोल दूं छोटे वाले पार्ट के लिए, तो डेल्टा n2 का स्क्वायर और इसका एवरेज, ये तो होता है वेरिएंस, ठीक है। n2 मैंने मतलब इसको एज ए लेफ्ट ट्रीट किया है, इसलिए मैंने n2 सिंबल यूज किया वहाँ पर। और ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका सॉरी NPQ, वेरिएंस। अगर आपको लेफ्ट में स्टेप लेने का अगर आपको याद हो तो NPQ, तो n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो n ही है, p क्या है, p है 2/3, q है 1/3, रख दो वहाँ पे 2/3 1/3 एंड ये हो गया 2/9 n। ये आपका आंसर है, ओवर एंड आउट, नथिंग। समझना था बस क्वेश्चन को, वापस से बता देता हूँ। ए बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V containing n molecules of an ideal gas is divided by a wall with a hole into 2 compartments। एक वॉल है जो इसको पूरे वॉल्यूम को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है, उसके अंदर होल है। अब होल का मतलब है कि पार्टिकल इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो हर पार्टिकल की बात करूँ तो एक पार्टिकल की इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो कि v/3 वॉल्यूम है, इसमें रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 1/3, और यहाँ पर रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। अब पूछा कि जो छोटा वॉल्यूम है, द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट मतलब छोटे वॉल्यूम के लिए यूज हुआ है, स्मॉलर कंपार्टमेंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले वही लाइन थी, उसके ऊपर वो थोड़ा डाल रहा है लाइन, दबाव डाल रहा है लाइन पे। तो क्या हो जाएगा वेरिएंस, ऑब्वियसली NPQ होता है वेरिएंस, n 2/3 1/3, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, अगर इट से आप कंफ्यूजन में हो जाओ कि मैं छोटे के लिए क्यों लूँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं ये वाली बात कि यार ठीक है थोड़ा बहुत देर के लिए मान लूँ, लेकिन वेरी क्लियर तो नहीं होगी मैं छोटे वॉल्यूम के लिए लूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर बड़े वॉल्यूम के लिए लेते तब भी यही चीज़ होता है। इसी वजह से ये क्वेश्चन में उसने इट लिखा है, ठीक है, कि तुम खुद से पहचानो एक बार इस बात को, ठीक है। अगर तुम बड़ा भी ले लोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो वो करते इतना ट्विस्ट तो डालना पड़ता है उनको, ठीक है। तो छोटे वॉल्यूम ही है प्रिंसिपली, बट अगर आप इनकेस गलती करते हो तो भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट जून 2016, नेट जून 2016। वंस अगेन यू कैन सी कि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक बार विजुलाइज करो और एंड आउट, सही है कि नहीं। एक लाइन का क्वेश्चन है, नेक्स्ट मूव करो। 5 नंबर का है, नेक्स्ट देखें। n molecules of an ideal gas, क्वेश्चन है n molecules of an ideal gas are in a container of volume V0, are in a container of volume V0। And next है, if a molecule has the same probability, if a molecule has the same probability, साथ साथ लिखते रहो, probability of being at any point in the container, of being at any point in the container, फिर है the probability of m of them, the probability m of them being in a smaller volume V in the container is,
of them being in a smaller volume V in a container is। ठीक है, अभी वंस अगेन अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, और उससे पहले मैं एक बार एक पिछले वाले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन को आपने कैसे पहचाना रैंडम वॉक का है, वो थोड़ा सा आपने ज़्यादा क्लियर नहीं किया। तो एक चीज़ देखो, जब भी लैंग्वेज कुछ भी हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस टाइप की वर्डिंग यूज हो ना, तो थोड़ा सा एक बार शक जरूर करना चाहिए हमको क्वेश्चन पे कि यार ये रैंडम वॉक का क्वेश्चन हो सकता है। अगर क्लियरली रैंडम वॉक नहीं लिखा हुआ तो प्रोबेबिलिटी और वेरिएंस और इनके जो भी अदर नाम्स हैं, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछे तो आपको एक बार शक करना चाहिए। उस क्वेश्चन में वेरिएंस पूछ रखा था और अभी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ सीन बनेगा, वहाँ पे रैंडम वॉक का क्वेश्चन हो सकता है। वंस अगेन इसको देखते हैं, क्योंकि कहीं पे भी रैंडम वॉक नहीं लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी और पहले वाले क्वेश्चन में भी। देखो, एन मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, वंस अगेन आइडियल गैस इसलिए बोला क्योंकि नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं आइडियल गैस में, इस वजह से एन मोलिक्यूल्स हैं ऑफ एन आइडियल गैस आर इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी नॉट। तो वंस विजुलाइज करो, ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम वी नॉट है और इसमें एन मोलिक्यूल्स है। ठीक है जी, हो गई इतनी सी बात, कर सकते हैं सब यहाँ तक, बिल्कुल। अब इफ ए मोलिक्यूल हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एट एनी पॉइंट इन द कंटेनर, कोई भी एक मोलिक्यूल है ना, वो किसी भी पॉइंट पर है, उस चीज़ की सेम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ में वो कहीं पर भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और इसका मतलब, अब आगे देखो, इसका मतलब ये है कि हर जगह मतलब वो पार्टिकल कहीं चला जाए, कहीं भी मूव कर सकता है, रैंडमली मूव कर सकता है वो इधर उधर। ठीक है, वही है ये बात। अभी एक बार चलते हैं फिर। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी एम ऑफ दैम, एम इसमें से एम ऑफ दैम बीइंग इन ए स्मॉलर वॉल्यूम वी इन ए कंटेनर इज, इस एन में से एम पार्टिकल एक छोटे वॉल्यूम वी में होंगे, उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। कंटेनर में एक छोटा वॉल्यूम है, एक स्मॉलर वॉल्यूम है वी, उसके अंदर होंगे, उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर पार्टिकल होंगे एम, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बात है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी है, एक तो यहीं से समझना चाहिए, दूसरा दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पार्टिकल इसके अंदर हो सकता है या इसके बाहर हो सकता है। तो लेफ्ट राइट टाइप का यहाँ पर हो गया। तो अगर मैं इसको राइट लेके चलूँ कि कंटेनर स्मॉलर वॉल्यूम में होगा, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी बोलूँगा, राइट लिया ना इसको मैंने छोटे वाले में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, वी बाई वी नॉट छोटे वॉल्यूम में, और बड़े वॉल्यूम में रहने की प्रोबेबिलिटी जो अदर पार्ट है उसको मैंने लेफ्ट बोला, क्यों। अब कुछ भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वी नॉट माइनस वी बाई वी नॉट होगी प्रोबेबिलिटी, सही बात है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, वी नॉट माइनस वी, एंड टोटल वॉल्यूम क्या है पूरे कंटेनर का, वी नॉट। तो पी और क्यू ये आ गया। अब है कि एन में से एम पार्टिकल्स वो यहाँ पर होंगे, तो मतलब यह है कि एम राइट स्टेप्स लेने की प्रोबेबिलिटी, मैंने इसको राइट स्टेप बोला छोटे वाले को, अब देख सकते हैं बात। तो एन में से एम राइट स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी, एन में से एम राइट स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एन सी एम, पी का पावर एम और क्यू का पावर एन माइनस एम, दैट्स इट। सही है, वैल्यू डाल दो, एन फैक्टोरियल, एम फैक्टोरियल, एन माइनस एम फैक्टोरियल। पी का पावर कितना है, पी है वी बाई वी नॉट का पावर एम, ये है वी नॉट माइनस वी ओवर वी नॉट का पावर एन माइनस एम। बस ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे वी नॉट का पावर, जैसे मैं कर ही दूँ, एन फैक्टोरियल ओवर एम फैक्टोरियल एन माइनस एम फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे वी नॉट का पावर, नीचे की बात कर रहा हूँ, वी नॉट का पावर एम है और यहाँ वी नॉट का पावर है एन माइनस एम है, तो टोटल हो जाएगा वी नॉट का पावर एन नीचे, और ऊपर है वी का पावर एम एंड वी नॉट माइनस वी का पावर एन माइनस एम। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, नीचे वाले जो वी नॉट की पावर्स हैं उनको एडअप किया है मैंने, बस। ठीक है, यही आपका आंसर है। वहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी है आपको देख लेना, सी ऑप्शन है ये।
सी ऑप्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रैंडम वॉक का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पार्टिकल वॉल्यूम के छोटे वॉल्यूम के अंदर होगा या उससे बाहर होगा, ठीक है। छोटे वॉल्यूम को आप ले लो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करने का मतलब है कि राइट स्टेप लेने का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को v/v0 हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी सेक्शन बच गया उसको लेफ्ट बोल दो, वहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये था कि वो यहाँ पर फाइंड आउट होगा द प्रोबेबिलिटी m ऑफ देम बीइंग इन ए स्मॉलर वॉल्यूम, मतलब आउट ऑफ n m राइट स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको राइट बोला तो राइट स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओह इट्स ओवर, नो एक क्वेश्चन और लेते हैं y के लिम से। चलो वो अच्छा क्वेश्चन है काफी, देखते हैं। लिखता हूं मैं क्वेश्चन को। देयर इज ए 1D लैटिस विद ए लैटिस कांस्टेंट a। क्वेश्चन है देयर इज ए 1 डायमेंशनल लैटिस with lattice constant a, and as shown in figure, फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। an atom transits from a site to nearest site in every 2 seconds, ठीक है, सेकेंड्स। आगे क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिटिंग टू द राइट एंड लेफ्ट आर p and q respectively. The probability of transiting towards right and left is p and q respectively, ठीक है। उसके बाद क्या है? पार्ट ए, calculate the average position of the atom at time t equal to this one. Calculate the average position of the particle at time t equal to, of the atom है यार, सॉरी, of the atom at t equal to n tau, ठीक है। where n is greater than 1, where n is greater than 1, ठीक है। पार्ट बी और है वहां पर, कैलकुलेट द मीन स्क्वायर वैल्यू एट टाइम t, calculate the mean square value of displacement और जिसको दिखाया है इसने ऐसे करके, ये चीज़ फाइंड आउट करना है एट टाइम t, चलो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक बार पढ़ते हैं और फिर इसको विजुलाइज करते हैं और फिर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो लिखो आप एक बार अच्छे से, हो गया। चलो, देयर इज ए 1D लैटिस, ठीक है, 1 डायमेंशनल लैटिस है विद लैटिस कांस्टेंट a। 1D लैटिस कैसा होता है भाई? इस टाइप का, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, इस टाइप का
ये एक 1D लैटिस है, ठीक है, और लैटिस कांस्टेंट ए है, मतलब जो ये नियरेस्ट जो साइड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ए है। 1 डायमेंशनल लैटिस है, बिल्कुल सही है, और लैटिस कांस्टेंट ए है। देयर इज ए 1D लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट ए। यहाँ तक का प्रोग्राम हो गया। एन एटम ट्रांजिट्स फ्रॉम ए साइट टू नियरेस्ट साइट इन एवरी 2 सेकेंड्स। कोई एटम है, यहाँ बोल दिया मैंने, वो जो नियरेस्ट साइट है, मतलब इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, और एक नियरेस्ट साइट पे ट्रांजिट करता है कितने सेकंड में? इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में स्टेप लेता है वो, ट्रांजिट्स इन 2 सेकंड्स टू नियरेस्ट नेबर साइट। मतलब एक स्टेप कितने सेकंड में ले रहा है? लिख दूं मैं ये बात अभी? टाइम टेकन फॉर 1 स्टेप, टाइम टेकन इन 1 स्टेप। एक स्टेप लेने में कितना टाइम है? इतने सेकंड। यही तो बात है, ट्रांजिट्स इन 2 सेकंड्स टू द नियरेस्ट साइट। ठीक है बात यहाँ तक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिटिंग टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट इज पी एंड क्यू। टुवर्ड्स राइट मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है, एंड लेफ्ट मूव करने की प्रोबेबिलिटी क्यू है। ठीक है, वो उसको डायग्राम में शो कर दिया मैंने। ऐसे होता है जनरली अपन जो करते हैं, जो थ्योरी पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी, लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी। आप स्टेप भी बोल सकते हो, ट्रांजिटिंग भी बोल सकते हो। ट्रांजिटिंग इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि लैटिस की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, इज पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एवरेज पोजिशन ऑफ द एटम एट टाइम टी इक्वल टू दिस वन, जहां पर एन काफी बड़ा है। तो एवरेज पोजिशन, एवरेज पोजिशन एवरेज पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पर? भाई देखो, वो यहाँ से स्टेप लेके कहीं इधर उधर होगा, तो एवरेज पोजीशन का मतलब है एक्स का एवरेज। ठीक है, और किस टाइम पर ये चीज़ निकालनी है? एक्स का एवरेज, डिस्प्लेसमेंट का एवरेज ही है एक्चुअल में। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज पोजीशन 1 डायमेंशनल लैटिस है, ऑब्वियसली आप एक्स एक्सिस वगैरह कुछ लेके चलोगे इसको, तो एवरेज पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और स्टेप लेंथ ए है, तो एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो m इंटू ए, इसका बार। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली m बार a लिखोगे, और ये आपको कैलकुलेट करवाया उसने। अब एट टाइम ये भी और लिखा है, एट टाइम t एंड दैट इज डिफाइंड एज एंटो। यहाँ से देखिए, एट टाइम t एट t इक्वल टू दिस वन। अब आप एक बात देखो कि एक जो स्टेप लेता है उसमें उसको 2 सेकेंड्स लगते हैं। टाइम टेकन इन ए सिंगल स्टेप 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ पर वो 2 सेकेंड में जाता है, और इतने टाइम में t इक्वल टू एन टो में नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा उसका? नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा भाई? टोटल टाइम t इक्वल टू दिस थिंग, इतने टाइम बाद की बात कर रहा है, और एक स्टेप लेने में टाइम, एक स्टेप लेने में 2 टाइम है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना लेगा वो? n। बिल्कुल क्लियर है। अब पूछा उसने x बार। x बार का फॉर्मूला क्या होता है भाई? x बार का फॉर्मूला यहाँ लिख दे अपन। x बार होता है आपका m बार इंटू ए, क्योंकि स्टेप लेंथ a है, क्योंकि लैटिस कांस्टेंट a है, तो m बार a, और m क्या होता है? n1 माइनस n2। इसका बार चाहिए ये चीज़, और n1 क्या होता है? np, और n2 क्या होता है? nq, और ये क्या हो गया? np माइनस क्यू। तो बस, तो ये हो गया आपका np माइनस क्यू इंटू ए, एंड दैट्स योर आंसर टू पार्ट ए। कैलकुलेट द एवरेज पोजीशन ऑफ द एटम एट टाइम दिस। n बहुत बड़ा दिया है, ये क्यों लिखा? क्योंकि जनरली जो नंबर ऑफ स्टेप्स होता है वो बहुत लार्ज हो तभी एक्यूरेट रिजल्ट आता है। थोड़ा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को सेटिस्फाई करने के लिए n को बहुत बड़ा दिया है 1 से, ऑब्वियसली होना चाहिए था। तो दिस इज योर आंसर टू फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मीन स्क्वायर वैल्यू। बी पार्ट है, मैं उसको थोड़ा मिटाता हूँ वहाँ पे, फिर करते हैं। इसको हटा लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। याद है मेरे को वैसे ट्रांजिशन 2 सेकेंड, एक स्टेप में जो लेने का टाइम, लेने का टाइम जो लेगा वो 2 सेकेंड है। ठीक है, और कैलकुलेट द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
और ये लिखा भी है वहाँ पे, ये वही चीज़ तो है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर का बार, भाई ये डेल्टा एक्स ही तो है, एक्स माइनस एक्स बार। तो ये और वैसे बोल दिया उसने तो आपको टेंस होने नहीं है, तो मतलब वेरिएंस निकालना है, मीन स्क्वायर वैल्यू वेरिएंस, और वैसे भी ये दे भी दिया उसने कि ऐसे ये चीज़ चाहिए, तो वेरिएंस है, डिस्पर्जन बोल दो आप, मीन स्क्वायर वैल्यू बोल दो, ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट में चाहिए। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है इसका वेरिएंस का, ये होता है 4npq इंटू एल स्क्वायर, 4npq इंटू एल स्क्वायर। हाँ सही बात है। तो बस तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया, एन टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो 4npq, पी और क्यू को पी क्यू बोला है, उस पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी, एल स्क्वायर की जगह ये है ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ओवर एंड आउट। ठीक है, ये वाई के लिम का क्वेश्चन था भाई, वाई के लिम। ठीक है, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं रैंडम वॉक पे, बट अभी लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया और आप खुद से ढूंढना, उनको करने की कोशिश करना। रैंडम वॉक इज़ कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, एक जो इनिशियल जो आपको एक बूस्टअप चाहिए वो आपको मिल गया होगा यहाँ पे। अभी क्वेश्चंस देखो और उसको समझो, विजुलाइज करो, करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो आप जो अपना डाउट सेशन है वहाँ पर आप बता दो। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू गाइस। ओ चलो।